नमस्कार सभी को। आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं उप सचिव महोदया मैडम से पहले अनुमति चाहूँगा। जी, प्लीज़ स्टार्ट करें। थैंक यू मैम। अ, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट, उप सचिव महोदया मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सहायता अधिकारी, वन स्टॉप सेंटर प्रशासक, पैनल अधिवक्ता, स्वधार गृह अधीक्षिका, पीएलवी, एनजीओ के मेंबर्स, काउंसलर, महिला एवं बाल विकास विभाग, आप सभी का मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के यूट्यूब कार्यक्रम न्याय आपके द्वार में हार्दिक स्वागत है। न्याय आपके द्वार मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रारंभ की गई एक ऐसी अनूठी पहल है जिसमें मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा जिले को चुनकर उस जिले से संबंधित समस्या, कानूनी मुद्दे इत्यादि पर सीधे जिले के साथ जुड़कर चर्चा की जाती है। इसी श्रृंखला में आज हम बालाघाट जिले से जुड़े हुए हैं। बालाघाट जिला जो कि अपनी सुंदरता, कान्हा नेशनल पार्क, वाटरफॉल्स एवं मलजखंड जिले में तांबा उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। बालाघाट जिले के साथ आज जो हमारा आज जो कार्यक्रम का जो हमारा विषय है वह है पारिवारिक मुद्दे एवं घरेलू हिंसा। भारतीय संस्कृति में एक आ गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां पर नारियों की पूजा की जाती है वहां पर देवता निवास करते हैं। किंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये देखा जा रहा है कि महिलाएं घर की चार दीवारी में ही असुरक्षित महसूस करती हैं, जिससे उनके आत्मसम्मान एवं मनोबल में काफी कमी आती है। किसी भी देश का विकास तभी किया जा सकता है जब उस देश के पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी समान अधिकार एवं सभी जरूरी सुविधाएं उनके लिए उपलब्ध हों, अन्यथा उस देश का विकास पूरी तरह संभव नहीं है। इन्हीं कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए आज मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जो हमारे प्रतिभागीगण जुड़े हुए हैं उनको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 और महिलाओं से संबंधित अन्य कानूनों के बारे में जानकारी दी जाएगी तथा प्रश्न उत्तर के माध्यम से उनकी समस्याओं को भी सुना जाएगा और सुलझाया जाएगा। इसी श्रृंखला में अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उप सचिव महोदया मैडम से निवेदन करता हूं कि वे हमारे जुड़े हुए प्रतिभागियों को डीवी एक्ट एवं अन्य कानून के बारे में जानकारी दें। सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय सचिव महोदय, जिला विधिक सहायता अधिकारी जितेंद्र जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागीगण, जैसा मुझे बताया गया है कि आज के कार्यक्रम में पैरालीगल वॉलंटियर्स और लॉ स्टूडेंट एंड पैनल एडवोकेट्स उपस्थित हैं। इसके अलावा हमें जैसे पता है कि यह कार्यक्रम जो है जन सामान्य के अवेयरनेस लाने के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया जाएगा इसके बाद। और इसमें हम जो भी चर्चा करेंगे या जो भी बातें करेंगे वो जो है उस दिशा में होंगी कि इससे लोगों को हेल्प मिल सके, और उसी को दृष्टिगत रखते हुए जैसे कि मुझे प्रश्न मेरे सामने है और जो बालाघाट जिले से भेजे गए हैं, वो प्रश्न काफी सराहनीय है, क्योंकि ये प्रश्न इतने इस प्रकृति के हैं जिससे निश्चित तौर पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में सामान्य लोगों को जानकारी प्रदान करने में बहुत मदद इससे मिलेगी। तो जो हम एक ओवरव्यू है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में, वो हम आपके प्रश्नों के माध्यम से ही लेंगे और उसके थ्रू ही ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पर चर्चा करेंगे। इसके बाद जो है वो ओपन इंटरैक्टिव सेशन, जो कि हमारा 2 वे रहेगा, वो स्टार्ट करेंगे और उसमें माननीय सदस्य सचिव महोदय हमारे साथ जुड़ेंगे। और आप प्रतिभागीगण जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, वो इन प्रश्नों के अलावा भी जो इसमें एड्रेस नहीं हो पाएंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से रिलेटेड, वो आप पूछ सकते हैं। और इस मंच के माध्यम से यथासंभव प्रयास किया जाएगा कि उन क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो एड्रेस किए जा सके। तो हम प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न भेजा गया है बालाघाट से कि घरेलू हिंसा का प्रकरण प्रस्तुत करने के बाद क्या एक महिला अपने ससुराल में निवास कर सकती है? घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत साझा गृहस्थी, शेयर्ड हाउस होल्ड को परिभाषित किया गया है। और अगर हम सेक्शन 3 की डेफिनेशन देखें, या सेक्शन 2A जिसमें व्यथित व्यक्ति अग्रीव्ड पर्सन को परिभाषित किया गया है, तो उसके अनुसार भी अग्रीव्ड पर्सन वही होता है जो कि सांझी गृहस्थी में
किसी समय पर रिस्पोंडेंट प्रत्यर्थी यानी जिसके अगेंस्ट उसने कंप्लेंट फाइल की है, कभी निवास किया हो, करता रहा हो। तो सांझी गृहस्थी में सेक्शन 17 में स्पष्ट बताया गया है कि अगर रिस्पोंडेंट के द्वारा विक्टिम को उसकी साझी गृहस्थी से निवास करने से रोका जाता है, तो उसके लिए उसको रिलीफ मिल सकती है और वो जो है वो उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकती है और न्यायालय उसे रिलीफ दे सकता है कि उसे उसकी साझी गृहस्थी से, उसे उसकी जॉइंट फैमिली से, जहां पर वो निवास कर रही है अपने परिवार से, उससे बाहर ना निकाला जाए। इसके अलावा इसके आगे मैं और जोड़ते हुए बताना चाहूंगी कि यदि वो महिला कंप्लेंट फाइल करने के बाद अपनी उस सांझी गृहस्थी में सुरक्षित फील नहीं करती है और उसे ये लगता है कि मैं ज्यादा सुरक्षित या मेरे बच्चे ज्यादा सुरक्षित इस सांझी गृहस्थी के बाहर होंगे, तो भी वो न्यायालय से निवेदन कर सकती है कि मुझे मेरे ही स्टेटस के हिसाब से, मेरे ही जीवन स्तर के हिसाब से किसी किराए का घर या कोई वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराया जाए, जिससे मैं शांतिपूर्वक वहां पर निवास कर सकूं और उस वैकल्पिक स्थान की का जो प्रबंध है वो रिस्पोंडेंट यानी जिनके अगेंस्ट उसने कंप्लेंट फाइल की है, प्राइमरली वो हस्बैंड ही होता है। दूसरे फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, वो उस पे कानूनी चीजें थोड़ी अलग हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कब हस्बैंड के अलावा जो है जो उसके फादर इन लॉ हैं या जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, बट प्राइमरली वो हस्बैंड के अगेंस्ट ये प्रे कर सकती है न्यायालय से कि मुझे कोई वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराया जाए, बट निश्चित तौर से उसे सांझी गृहस्थी से बाहर नहीं निकाला जा सकता जब तक कि वह स्वयं ऐसा ना चाहती हो। इसके बारे में सेक्शन 17 में प्रावधान किया गया है घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या किसी महिला को उसके कार्यस्थल जाने से उसके पति या परिवार के सदस्यों के द्वारा रोकना घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है? बिल्कुल घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। अगर आप घरेलू हिंसा की परिभाषा सेक्शन 3 देखेंगे तो बहुत ही व्यापक परिभाषा है, जिसमें हर प्रकार के दुरुपयोग के बारे में बताया गया है, न केवल शारीरिक एवं मानसिक दुरुपयोग, बल्कि बल्कि शारीरिक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुर्व्यवहार, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार, आर्थिक दुर्व्यवहार, गृहस्थी की चीजों से उसको वंचित करना, उसको संसाधनों एवं सुविधाओं की सतत पहुंच से बाहर करना, मतलब ऐसा कोई भी दुर्व्यवहार प्रत्यर्थी अगर व्यथित व्यक्ति के साथ करता है जिससे उसे मानसिक अपहानि कारित होती है या क्षति कारित होती है या वो किसी तरीके से डिस्टर्ब होती है, तो वो उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकती है और न्यायालय उसे रिलीफ दिला सकता है। तो निश्चित तौर पर यदि कोई महिला कामकाजी महिला है, क्योंकि वो जीने के अधिकार में भी सम्मिलित होता है, इसके बारे में सेवरल सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी हैं, अगर आप चाहेंगे तो उसके राइटअप्स भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कामकाजी महिलाओं को उनको उनके वर्किंग एरिया से पृथक करना या उन्हें कामकाज के लिए रोकना या उन्हें अपने मनपसंद के प्रोफेशन में ना जाने देना, ये भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसे जीने के अधिकार के अंतर्गत माना गया है, इसलिए ये घरेलू हिंसा की श्रेणी में आएगा और वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है और उसके फेवर में प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या एक महिला दूसरी महिला के विरुद्ध घरेलू हिंसा की शिकायत कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। घरेलू हिंसा की परिभाषा में भी लिखा हुआ है कि एक महिला जो साझी गृहस्थी में निवास करती रही हो, उस साझी गृहस्थी में रहने वाले मेंबर्स, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बट वो अडल्ट्स होने चाहिए, उनके अगेंस्ट वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है, जिसके अंतर्गत मदर इन लॉ और जो हस्बैंड की के जो फीमेल रिलेटिव्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है। पहले इस पर कंट्रोवर्सी थी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि फीमेल जो हस्बैंड के फीमेल रिलेटिव्स हैं उनके अगेंस्ट भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया जा सकता है और उसे प्रोटेक्शन दिलाया जा सकता है। क्या एक पुरुष भी घरेलू हिंसा के तहत उपचार प्राप्त कर सकता है? अनफॉर्चुनेटली नॉट। घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली जो है महिलाओं के लिए डेडिकेटेड है और आप जैसे ही व्यथित व्यक्ति की परिभाषा में जाएंगे तो वहां पर स्पेसिफिकली स्त्री शब्द
लिखा हुआ है, तो ये स्त्री के लिए ही है और इसमें विक्टिम जो है वो स्त्री ही हो सकती है। बालक भी हो सकता है, उसके बच्चे को इंक्लूड किया गया है। माइनर अगर उसका बच्चा है, तो माइनर बच्चे के फेवर मतलब उसको उसके बिहाफ पे महिला उसको स्त्री जो है वो फाइल कर सकती है केस। बट पुरुषों को इसमें कोई सहायता प्राप्त नहीं हो सकती है। अगर पुरुष किसी प्रकार से डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है या उनको उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस की घटना होती है, तो वो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही कर सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं और उनको उसके अंतर्गत रिलीफ मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या व्यक्ति घरेलू हिंसा का शिकार होने पर कैसे सहायता प्राप्त कर सकता है? मतलब कोई व्यक्ति घरेलू हिंसा का शिकार होने पर कैसे सहायता प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में सेक्शन 12 में विस्तृत प्रावधान दिया गया है। और सेक्शन 12 के अंतर्गत वो व्यथित व्यक्ति या व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई भी मैजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है और उसके खिलाफ किस प्रकार की डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, उस डोमेस्टिक वायलेंस को वो बता सकता है कि मेरे साथ भावनात्मक दुरुपयोग हुआ है, आर्थिक दुरुपयोग हुआ है, उसे प्रतिकर आदेश चाहिए है, उसको बच्चे की कस्टडी चाहिए है, उसके साथ दहेज से संबंधित मांग हो रही, किस प्रकार का उसे प्रोटेक्शन कोर्ट से चाहिए है, उसको वो ड्राफ्ट करते हुए, उसको प्लीड करते हुए मैजिस्ट्रेट कोर्ट से आवेदन कर सकती है। और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत जिस जिस तरह की रिलीफ है, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑर्डर है, वित्तीय आदेश है, प्रतिकर आदेश है, आर्थिक आदेश है, भरण पोषण का आदेश है, बच्चों की कस्टडी से रिलेटेड आदेश है, वो उस तरह का आदेश, जो कॉम्पनसेशन का आदेश है, वो आदेश वो प्राप्त कर सकती है। और व्यथित व्यक्ति या व्यथित व्यक्ति की ओर से भी कोई भी व्यक्ति जो है वो फाइल कर सकता है। संरक्षण अधिकारी भी फाइल कर सकता है, पुलिस अधिकारी भी फाइल कर सकता है। मतलब व्यथित व्यक्ति के साथ यदि कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो उसकी जानकारी अगर किसी भी व्यक्ति को है, तो वो व्यक्ति व्यथित व्यक्ति के को प्रोटेक्ट करने के लिए एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या घरेलू हिंसा से प्रताड़ित महिला स्वयं व अपने बच्चों के लिए भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी है? बिल्कुल, जैसे कि पहले ही मैंने बताया है कि अगर कोई महिला घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है, तो वो स्वयं और अपने बच्चों के लिए भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। इसका प्रावधान सेक्शन 20 और 22 में दिया है। सेक्शन 20 में आर्थिक सहायता उसे प्राप्त हो सकती है, वित्तीय आदेश जारी किया जा सकता है, और सेक्शन 22 में प्रतिकर आदेश है, जिसमें वो कॉम्पनसेशन के माध्यम से भी रिलीफ प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि अगर महिला ने घरेलू हिंसा का एप्लीकेशन फाइल की है, तो वो भरण पोषण के लिए 125 की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकती है, या सेक्शन 498A का एफआईआर नहीं कर सकती है, या वो और विधि में अगर और किसी तरीके की रिलीफ का प्रावधान है इस तरीके का, तो वो नहीं कर सकती है। वो साइमल्टेनियसली सारी कार्रवाइयां कर सकती है। बट जब घरेलू हिंसा का आदेश होगा, तो न्यायालय उस चीज को दृष्टिगत रखेगा कि क्या इसे किसी और फोरम के माध्यम से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त हुई है, तो उसको उसमें समायोजित करेगा उन तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए। बट महिला जो है वो हर प्रकार की सहायता न्यायालय से प्राप्त कर सकती है। घरेलू हिंसा महिला को किस रूप में हो सकती है, ये प्रश्न भेजा गया है। तो जैसा कि सेक्शन 3 में बताया गया है, चूंकि बार बार इस चीज को रिपीट किया जा रहा है, तो बेहतर होगा कि हम सेक्शन 3 जो है वो इस मंच के माध्यम से रीड करें और उसको समझने की कोशिश करें। सेक्शन 3 में बताया गया है कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्यर्थी का कोई भी कार्य, लोप या कारण या आचरण घरेलू हिंसा के रूप में होगा यदि वह व्यथित व्यक्ति की स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग भलाई, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक हो, अपहानि या क्षतिग्रस्त करता है, या उसको संकटापन्न करता है, या ऐसा करने वाला है जिसके अंतर्गत शारीरिक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार, भावनात्मक दुर्व्यवहार या आर्थिक दुर्व्यवहार कारित हो, वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की श्रेणी में, डोमेस्टिक वायलेंस की श्रेणी में आएगा। और जिसके अंतर्गत दहेज या अन्य मूल्यवान प्रतिभूति, संपत्ति या किसी मांग की पूर्ति करने के लिए उसे या संबंधित व्यक्ति को प्रपीड़ित किया जाना,
या किसी प्रकार का इसी आशय का कोई आचरण किया जाना भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है, जिससे किसी भी प्रकार से व्यथित व्यक्ति को हानि पहुंचती हो, क्षति पहुंचती हो। इसके अंतर्गत धारा 3 में स्पष्टीकरण के माध्यम से अलग-अलग दुर्व्यवहारों को भी डिफाइन किया गया है। शारीरिक दुर्व्यवहार को स्पष्ट रूप से डिफाइन किया गया है कि ऐसा कोई भी कार्य या आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे शारीरिक कष्ट पहुंचता हो या उस व्यक्ति के जीवन या अंग स्वास्थ्य को अपहानि या खतरा कारित करता हो, स्वास्थ्य या विकास का ह्रास करता हो, हमला, आपराधिक अभित्रास या आपराधिक बल हो, वह शारीरिक दुर्व्यवहार कहलाएगा। लैंगिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत लैंगिक प्रकृति का ऐसा कोई आचरण हो जो महिला की गरिमा का दुरुपयोग, अपमान, तिरस्कार या अन्यथा अतिक्रमण करता हो। मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार में अनादर, उपहास, अपमान, गाली देना, विशेष रूप से कोई संतान या पुत्र ना होने के संबंध में अपमान या उपहास करना, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसमें व्यक्ति हितबद्ध है, शारीरिक पीड़ा पहुंचाने की बार-बार धमकी देना, ये मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार की श्रेणी में आता है, जो कि बहुत ही वाइड है। इसके अंतर्गत कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, जिसके अंतर्गत डिफाइन किया गया है कि कौन-कौन से दुर्व्यवहार हैं जो मौखिक भावनात्मक दुर्व्यवहार के अंतर्गत आ सकते हैं या लैंगिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत आ सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जीने का अधिकार के अंतर्गत ये सारे दुर्व्यवहारों को सम्मिलित किया गया है। इसमें खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का जजमेंट था, जो जिसने जीने के अधिकार को डिफाइन किया गया था और उसके अंतर्गत सेवरल उसको कोट करते हुए सेवरल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत जिनको सम्मिलित किया गया है, जिसमें से कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगी। जैसे कि प्रतियोगिता के नाम पर नारी का देह प्रदर्शन से संरक्षण, ये डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आएगा। अगर महिला को ये किसी प्रतियोगिता के माध्यम से या किसी प्रोफेशन के कारण उसे किसी ऐसी चीज के लिए विवश किया जा रहा है जिसके लिए वो सहमत नहीं है, तो उसे डोमेस्टिक वायलेंस की श्रेणी में रखा जाएगा। बट शर्त यही रहेगी कि उसे वो प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति जो है वो सांझी गृहस्थी में रहने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसके अतिरिक्त शारीरिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत तो क्लैरिटी है कि अगर शारीरिक तरीके से किसी को क्षति पहुंचाई जाती है तो वह शारीरिक दुर्व्यवहार की श्रेणी में आएगा। और लैंगिक दुर्व्यवहार में भी किसी स्त्री की लज्जा भंग करना, महिला का यौन उत्पीड़न करना, अश्लील साहित्य पढ़ने या देखने के लिए विवश करना, कामोत्तेजक चित्र या अश्लील साहित्य उसे पढ़ने के लिए विवश करना, ये सभी लैंगिक हिंसा की श्रेणी में आएंगे। भावनात्मक दुर्व्यवहार जो है ये कई बार कंफ्यूजन करता है कि किन चीजों को हम मैरिड लाइफ में, दाम्पत्य जीवन में भावनात्मक दुर्व्यवहार की श्रेणी में ला सकते हैं। तो कुछ जजमेंट्स के माध्यम से जो निर्धारित किया गया है वो उदाहरण मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि बात बात में गालियां देना, क्योंकि आप में से कुछ यहाँ पैनल एडवोकेट्स भी हैं, पैरालीगल वॉलंटियर्स भी हैं और आपके सामने ऐसी घटनाएं रिपोर्ट होती होंगी जहां पर हस्बैंड वाइफ के मैटर्स में या प्लीड करते समय आपको ये लगता होगा कि क्या हम ये फैक्ट जो है भावनात्मक दुरुपयोग की श्रेणी में आएगा या एक दाम्पत्य जीवन के मामूली अनुक्रम में चलने वाला कृत्य होगा। तो ये जो मैं आपको उदाहरण बताऊंगी ये कहीं ना कहीं किसी जजमेंट के माध्यम से न्यायालय ने अवधारित किए हैं। जैसे कि बात बात में गालियां देना, ताने मारना, फप्तियां कसना, चरित्र पर दोषारोपण करना, ये अक्सर फैमिली डिस्प्यूट्स में ये मैटर निकल के आता है कि हस्बैंड जो है वाइफ के चरित्र पर दोषारोपण करता है। तो इसको हम जो है भावनात्मक दुर्व्यवहार की श्रेणी में लेंगे। अभद्र एवं अश्लील भाषा का प्रयोग करना, गालियां देना एक अलग मैटर है और अभद्र और अश्लील भाषा का प्रयोग करना ये दूसरा डिफरेंट मैटर होगा। अ, संतान नहीं होने पर बांझ आदि कह देना, बालकों को प्रताड़ित करना, हस्बैंड जो है या सांझी गृहस्थी में रहने वाला व्यक्ति है, वो व्यथित व्यक्ति को तो प्रताड़ित नहीं कर रहा है डायरेक्ट, पर उसके बच्चों के साथ मारपीट कर रहा है या उसके बच्चों को ताने दे रहा है।
या उसके बच्चों को किसी तरीके से डिप्राइव कर रहा है, तो ये उस महिला के लिए भावनात्मक दुर्व्यवहार है। बच्चे के लिए तो ठीक है, बट वो उस महिला के लिए भावनात्मक दुर्व्यवहार हो जाएगा अगर आप उस बच्चे की उस महिला के बच्चों के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं। मायके वालों पर ताने मारना, दहेज को लेकर प्रताड़ित करना, मनपसंद के व्यक्ति से विवाह करने से रोकना, ये एक नई चीज है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ, अगर हम इसको लेके सोच रहे हैं कि ये सिर्फ मैरिड महिला के लिए है, तो ये मैरिड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केवल मैरिड महिला के लिए नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट उस सांझी गृहस्थी में रहने वाली हर एक महिला के लिए है जो अडल्ट हो चुकी है। उसमें बेटी आ सकती है, बच्ची आ सकती है, दादा दादा दादी है, माता पिता है, सौतेली माता पिता है, स्टेप मदर फादर है, जो सांझी गृहस्थी में निवास कर रहे हैं, उस बच्ची को टॉर्चर करते हैं, उस बच्ची को एजुकेशन लेने से डिप्राइव कर रहे हैं। अगर वो अडल्ट हो चुकी है और वो कहीं विवाह करना चाहती है, तो उसे रोकने के लिए उस पर टॉर्चर कर रहे हैं, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस की श्रेणी में आएगा और भावनात्मक दुरुपयोग की श्रेणी में आएगा, दुर्व्यवहार की श्रेणी में आएगा। बेमेल विवाह कर देना, जबरदस्ती उसकी शादी करा देना, आत्महत्या करने की धमकियां देना, उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं, बट माता पिता ये कह रहे हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम आत्महत्या कर लेंगे। ये भावनात्मक दुर्व्यवहार की श्रेणी में आएगा। कामकाजी, जैसे पहले ही ये प्रश्न भी रखा गया था, कामकाजी महिला को नौकरी छोड़ने के लिए विवश करना, ये भी भावनात्मक दुर्व्यवहार की श्रेणी में आएगा। यदि पति पत्नी से कहता है कि वह आत्महत्या कर ले, तो यह भी भावनात्मक हिंसा की श्रेणी में आएगा। इसके बारे में जजमेंट है सतवीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो भावनात्मक दुर्व्यवहार की श्रेणी में आएंगे। आर्थिक दुर्व्यवहार की श्रेणी में हमें क्लैरिटी ही है कि जिसमें कहीं किसी संपत्ति से उसे डिप्राइव किया जा रहा है, तो वो आर्थिक दुर्व्यवहार की श्रेणी में आएगा, जिसके अंतर्गत पत्नी एवं बच्चों का भरण पोषण न करना भी आर्थिक दुर्व्यवहार की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पति द्वारा दूसरा विवाह या लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए क्या पत्नी द्वारा घरेलू हिंसा का प्रकरण प्रस्तुत किया जा सकता है? देखिए, पति द्वारा अगर दूसरा विवाह कर लिया गया है तो ये तो अपने आप में ही ऑफेंस है, बट अगर विवाह विच्छेद हो गया है तो वो पत्नी उस सांझी गृहस्थी से विच्छेदित हो गई है और वो व्यथित व्यक्ति की कैटेगरी से बाहर हो जाएगी। तब वो इस एक्ट के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। अगर विवाह विच्छेद हो गया है और तब दूसरा विवाह किया है, दूसरी स्थिति बनती है कि उस पत्नी के रहते हुए ही दूसरा विवाह किया है, तो 100% ये भावनात्मक दुर्व्यवहार की श्रेणी में आ गया। तो वो बिल्कुल कर सकती है। लिव इन रिलेशनशिप में अगर हस्बैंड रह रहा है तभी भी उसको भावनात्मक दुर्व्यवहार हुआ है, मानसिक दुर्व्यवहार हुआ है उसके साथ, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस की श्रेणी में आएगा और वो महिला घरेलू हिंसा का एप्लीकेशन प्रस्तुत कर सकती है। क्या घरेलू हिंसा के प्रकरण में महिलाओं के लिए अंतरिम उपचार प्रदान किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। इसके बारे में सेक्शन 23 है। सेक्शन 23 सेक्शन 23 के अनुसार अधिनियम के अधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी भी कार्रवाई में मजिस्ट्रेट ऐसे अंतरिम आदेश पारित कर सकता है जो वो न्याय संगत या उचित समझे। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ये क्वासी सिविल नेचर का, क्वासी क्रिमिनल नेचर का की एप्लीकेशन होती है, जिसमें समय समय पर उस एप्लीकेशन, उस जांच के चलते, उस कार्यवाही के चलते, से हम ट्रायल नहीं कहेंगे, उस कार्यवाही के चलते हुए जो भी इंटरिम रिलीफ्स या इंटरिम एप्लीकेशंस हैं वो फाइल किया जा सकता है और इंटरिम सहायता प्राप्त की जा सकती है। तो बिल्कुल इसमें इंटरिम उपचार प्रदान किया जा सकता है। लास्ट प्रश्न है आपका, एलजीबीटी समूह के व्यक्ति के साथ यदि घरेलू हिंसा होती है तो उस व्यक्ति के लिए क्या उपचार होंगे? देखिए, इसमें दो स्थितियां निर्मित होंगी। एलजी आर वी विजिबल एंड ऑडिबल? ओके,
तो हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ थे, जिसमें ये पूछा गया था कि एलजीबीटी समूह के व्यक्ति के साथ यदि घरेलू हिंसा कारित होती है तो उस व्यक्ति के लिए क्या उपचार होंगे। देखिए, एलजीबीटी एक बहुत ही वाइड फ्रेज है जिसमें ट्रांसजेंडर सम्मिलित है। एलजीबीटी का फुल फॉर्म होता है एल फॉर लेस्बियन, जी फॉर गे, बी फॉर बाइसेक्सुअल एंड टी फॉर ट्रांसजेंडर। तो अगर हम ट्रांसजेंडर की बात करें, यदि हम ट्रांसजेंडर की बात करें तो वो निश्चित तौर से इस अधिनियम के अंतर्गत सहायता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्त्री की श्रेणी में नहीं है जो कि डिफाइन किया गया है। बट अगर हम एलजीबीटी की बात करें तो एलजीबीटी का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। एलजीबीटी में एक व्यक्ति पैदा होता है महिला या पुरुष के रूप में ही, बट उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग होती है। तो उस स्थिति में यदि वह स्त्री के रूप में अपनी पहचान निर्धारित करती है और वह स्त्री है तो वह अधिनियम के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर सकती है। और यदि वह पुरुष के रूप में पैदा हुआ है, जन्म लिया है उसने, भले ही उसकी ओरिएंटेशन महिला जैसी है, तो वो इस अधिनियम के अंतर्गत सहायता प्राप्त नहीं कर सकता। एम आई क्लियर? क्या मैं जो बात आप तक पहुंचाना चाह रही थी पहुंचा चुकी हूँ? क्योंकि ट्रांसजेंडर निश्चित तौर से, ट्रांसजेंडर में क्लैरिटी है, क्योंकि अगर हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी जाएं तो ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में डिफाइन कर दिया गया है। बट ही इज नॉट अ मेल जेंडर और फीमेल जेंडर, इंस्टेड ऑफ ही इज थर्ड जेंडर। तो थर्ड जेंडर को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है। बट अगर हम एलजीबीटी समुदाय के रूप में जाएंगे तो यदि वह स्त्री के रूप में पैदा हुई है तो वो निश्चित तौर से इसमें इस अधिनियम के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर सकती। इसमें एक बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट का केस था, इस प्रश्न को डील करते वक्त वो मैंने देखा था, मैं जरूर आपको वो कोट कर दूंगी बाद में। उसके अभी लेटेस्ट दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट भी गया। चूंकि अभी ट्रांसजेंडर और एलजीबीटी काफी सुर्खियों में है और सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी टिप्पणियां और आदेश निर्देश जारी करते रहते हैं। उसके अनुसार एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति ने सर्जरी के माध्यम से महिला के रूप में वह परिवर्तित हो गई थी, और महिला के रूप में परिवर्तित होने के पश्चात उसने विवाह किया, और विवाह के बाद वह सांझी गृहस्थी में निवास किया, और उसके बाद उसके ऊपर घरेलू हिंसा कारित हुई और उसने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत एप्लीकेशन फाइल की, जिसके अगेंस्ट ये डिफेंस आया कि चूंकि ये ओरिजिनली स्त्री नहीं है और ये सर्जरी के माध्यम से स्त्री बनी हुई है, इसलिए ये इस एक्ट के अंतर्गत सहायता प्राप्त नहीं कर सकती। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट और संभवतः सुप्रीम कोर्ट में भी अपहेल्ड हुआ, जिसके बारे में मैं निश्चित नहीं कह सकती कि सुप्रीम कोर्ट में ये अपहेल्ड हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था। उसमें न्यायालय ने यही अवधारित किया है कि चूंकि वह अभी करंट सिचुएशन में स्त्री है और स्त्री होने के नाते ही उसने विवाह किया है और उसके बाद सांझी गृहस्थी में रहते हुए उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, तो वह डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर सकती है। तो ये आपके प्रश्न थे, और मुझे लगता है कि ये प्रश्न इतनी अच्छी तरीके से ड्राफ्ट करके जिले से भेजे गए थे कि इन प्रश्नों के माध्यम से जो मुख्य प्रावधान है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के, वो पूरे कवर हो चुके हैं। मुझे ऐसा एक भी प्रावधान नहीं ध्यान पड़ता है कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो और इन प्रश्नों के परे हो। लेकिन उसके बाद भी अगर आपके मन में प्रश्न है, आपके सामने ऐसे कोई केसेस आए हैं, कोई फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के संदर्भ में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। कुछ ही क्षणों में मेंबर सेक्रेटरी साहब हमारे समक्ष होंगे, तब हम आपके ओपन इंटरैक्टिव सेशन का प्रारंभ करेंगे। सभी का पुनः स्वागत है कार्यक्रम में। माननीय सदस्य सचिव महोदय एवं आदरणीय अतिरिक्त सचिव महोदय हम सभी के समक्ष हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपके कोई प्रश्न हो, इस सेशन के बाद भी कुछ संशय रह गए हों, तो आप रख सकते हैं। सदन आपके समक्ष है। मैं मेंबर सेक्रेटरी सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि वो सभा को संबोधित करना चाहें तो। यहाँ उपस्थित सभी हमारे पीएलबी मेंबर्स, एडवोकेट्स और कौन है इसमें अन्य जी, पैनल विभाग से उपस्थित सभी लोग,
लॉ स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, लॉ स्टूडेंट्स भी हैं। मैंने ये इस कार्यक्रम को जो पहल शुरू हुई है, इसका उद्देश्य यही है कि जितना अधिक से अधिक आप लोगों को भी जो विधिक जानकारियां हो, जिससे कि लोगों की सहायता में सहयोग कर सकें। मैंने अभी ज्वाइन किया है 6 नवंबर को, और ये कार्यक्रम बताया गया, ये नई पहल शुरू हुई है और इसको जितना अधिक से अधिक इससे जो कि इसका प्रचार और प्रसार भी होना चाहिए। आप लोगों को ओर से कोई प्रश्न हो तो आप लोग निसंकोच पूछें, जिसका कि हम लोग उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जी मैडम। अनम्यूट है क्या? उनका अनम्यूट नहीं किया। दिक्कत है। जी मेरा प्रश्न है कि यदि पूछ क्यों रहा है? प्रश्न है कि यदि कोई महिला है, 2 महिला है, एक ही परिवार की 2 महिलाएं हैं और वो किसी पुरुष के ऊपर क्या दोनों सेपरेटली DIR फाइल कर सकती हैं क्या? हाँ, कर सकती हैं। अगर दोनों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुई है और वो अलग अलग फैक्ट्स एंड कंडीशन है, तो वो अलग अलग DVR प्रस्तुत कर सकती हैं। बट अगर उनके फैक्ट्स जो हैं, चूंकि वो एक ही सांझी गृहस्थी में थी, एक ही शेयर्ड हाउस होल्ड में थी और उनके फैक्ट्स सिमिलर हैं, कनेक्टेड हैं, तो वो एक ही में एप्लीकेशन के थ्रू भी रिलीफ प्राप्त कर सकती हैं। ओके मैम, मतलब जॉइंटली भी कर सकते हैं और ज्वाइंटली भी कर सकती हैं। जी जी, ज्वाइंटली भी कर सकती हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपकी बात से मतलब है कि ऐसी कोई आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही है। सामने बैठ जाए ना। सामने आके आप बताएं प्लीज। आप दिखाई भी नहीं दे रही हैं। जी, तो अपना वो होगा जितेंद्र जी, आप क्वेश्चंस एड्रेस कर दें, उनसे पूछ के आप क्वेश्चंस बता देना। ये ठेलो है अपना। जी, सेक्रेटरी कौन है आपके? सर आसिफ। आसिफ बगल में बैठे हैं। मैम, हमारे यहाँ एक पट विवाह का प्रचलन है। पट विवाह मतलब होता है कि अगर मान लो किसी परिस्थिति में, जैसे कभी छोटे बच्चे होते हैं या पत्नी बिन बताए चली गई है या तलाक नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में, या माता पिता बीमार है, ऐसी स्थिति में कई पुरुष होते हैं जो दूसरा विवाह करके लेके विवाह नहीं करते, मतलब पट करके, जैसे कि क्या होता है कि उसको समाज के सामने ऐसी लेकर के मंगलसूत्र पहना देते हैं बस। जी। वो मतलब विवाह नहीं होता है, तो क्या वो भी महिला घरेलू हिंसा रिपोर्ट दर्ज कर सकती है? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक, आप कह रही हैं कि पट विवाह जो है वो प्रचलन में है, तो वो भावनात्मक दुरुपयोग, अगर उसके साथ अगर वो उस स्त्री की मर्जी के बिना हुआ है, तो निश्चित तौर से, जैसे कि पहले भी एड्रेस किया, उसको भावनात्मक दुर्व्यवहार कारित हुआ है घरेलू हिंसा की डेफिनेशन के अंतर्गत, तो वो बिल्कुल कर सकती है। बट अगर कस्टमरी लॉ के अंतर्गत वो उस चीज से सहमत है और कस्टमरी लॉ के अंतर्गत वो उसको भावनात्मक दुर्व्यवहार कोई हुआ नहीं है और उस व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई और व्यक्ति परिवार एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, जैसा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ये सुविधा है कि व्यथित व्यक्ति और उसके अतिरिक्त कोई और भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। तो यदि वो महिला व्यथित है तो 100% वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, चाहे वो कस्टमरी लॉ हो या कोई हो। अगर उसे मानसिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार उसके साथ हुआ है तो वो रिलीफ न्यायालय से प्राप्त कर सकती है। इनका प्रश्न ही पट विवाह। नमस्कार महोदय, मेरा नाम राहुल पटले है। मैं विधि शास्त्र का विद्यार्थी हूँ। मेरा एक प्रश्न था कि मैम ने जिस तरीके से कहा कि 18 साल के ऊपर की जो भी महिलाएं हैं वह सभी डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, पर महोदय मुझसे मेरा यह प्रश्न था
कि यदि कोई 18 साल से ऊपर जो बालिग बच्चे होते हैं, यदि वो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं इंडिया के अंदर, और वहाँ पे यदि उस महिला के साथ या वह उस बच्चे के साथ या इस स्त्री के साथ यदि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे उसके मानसिक या शारीरिक रूप से उसे क्षति पहुंचती है, परंतु वो अपने घर वालों की बिना अनुमति से रिलेशनशिप में रह रही है, तो उस चीज के खिलाफ वह सामने आके प्रश्न नहीं उठा सकती, केस दर्ज नहीं कर सकती। तो क्या उसके बिहाफ पर उसके घर वाले या उसके फ्रेंड्स उस चीज के लिए ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं? आपका प्रश्न जहां तक मैं समझ पाई हूँ ये है कि अगर एक अडल्ट लड़की लिव इन रिलेशनशिप में किसी पार्टनर के साथ रहती है और उस दौरान उसके ऊपर घरेलू हिंसा हो रही है, तो वो लड़की तो पब्लिकली नहीं बोल सकती है, बट क्या उस लड़की की ओर से कोई और बोल सकता है? यही प्रश्न है आपका? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि एक्ट के अंतर्गत वो व्यथित महिला, उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति, संरक्षण अधिकारी, पुलिस अधिकारी, इनमें से सामाजिक कार्यकर्ता, कोई भी व्यक्ति जो है उस महिला की तरफ से, उस लड़की के तरफ से एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल कर सकता है कि इसके साथ कथित घरेलू हिंसा कारित हुई है। अब लिव इन रिलेशनशिप, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो मैरिज की परिस्थिति में ही रहना, उसको सिर्फ सांझिक गृहस्थी में रहना अनिवार्य है, चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, लिव इन रिलेशनशिप में रहती हो या किसी भी रिलेशनशिप में हो। आवश्यक तत्व ये है कि उसे सांझिक गृहस्थी में निवास करना आवश्यक है। मैम, इसमें एक क्वेश्चन था कि यदि वह महिला सामने आके बोल ही नहीं रही कि मेरे साथ हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि सबको दिख रहा है कि हाँ उस लड़की के साथ प्रताड़ना की जा रही है, सब कुछ हो रहा है, पर वो सामने आके आवाज नहीं उठा रही है या कोई उसके लिए उठा रहा है तो उसमें सहमति नहीं दिखा रही है, तो ऐसे में क्या 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 प्रश्न है? बस समझ में आ गया? जी जी। जी देखिए, एक तो बात हो गई कि जैसा कि मैंने बताया कि उस लड़की की ओर से कोई भी कंप्लेंट आप कर सकते हैं, उसके बिहाफ पे कंप्लेंट, लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट के सामने तो आके उसको ही बोलना होगा ना। देखिए, न्याय उसको ही प्राप्त हो सकता है ना जो जो न्याय की वांछा कर रहा हो। अब यदि वो न्याय चाहती है तो आप न्याय दिलाने का माध्यम तो बन सकते हैं। दूसरा प्राइमरी एविडेंस तो जी, प्राइमरी एविडेंस तो उसे ही देना पड़ेगा, उसके बिहाफ में कोई और देगा एविडेंस, बट प्राइमरी एविडेंस तो बिल्कुल उसको ही देना उसका पड़ेगा। मूल मेन एविडेंस उसकी होती है जी और सब तो कार्बोरेटिव रहेंगे जी विदाउट उसके एविडेंस के। फिर जो कि ऑलरेडी सक्षम है, जी। अगर वो नहीं बताती है तो फिर कोर्ट कैसे उसको रिलीफ देगी? तो इसलिए जरूरी है कि वो महिला आए, कोर्ट में तो बताना पड़ेगा। भले एप्लीकेशन नहीं फाइल कर पा रही है तो उसके ऑन बिहाफ ऑफ हर अदर पर्सन जो कि है फाइल कर सकता है, लेकिन एविडेंस तो उसकी देनी पड़ेगी। जब तक कि ये अपन नहीं पाते हैं कि वो बोलने में एक्सपर्ट हो या मेंटली इल हो। हाँ, तो अदरवाइज तो उसकी एविडेंस प्राइवेट बहुत जरूरी है, मस्ट है। बिल्कुल, जैसे कि साहब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बताया कि अगर वो मेंटली अनसाउंड है तब उसकी तरफ से कोई एविडेंस दे सकता है, बट अगर वो मेंटली साउंड है, अडल्ट है और उसके साथ टॉर्चर हो रहा है तो उसको तो एविडेंस देना पड़ेगा, है ना? धन्यवाद मैम। और जी सर जी, क्या कर रहे हैं आसिफ? सवाल पूछ रहे हैं सर। आसिफ स्वयं पूछेंगे क्या? नहीं सर, इन्हीं का सवाल है सर। हाँ तो आप पूछ दीजिए, पूछ लीजिए। जी जी। लेकिन आप आसिफ आप भी जवाब दे ही सकते हो यदि उनके सवालों का। यदि आदेश का उल्लंघन होता है तो हाँ? उसमें क्या प्लेटफॉर्म यूज करना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ से आंसर मिल जाए। हाँ ठीक है। आदेश का उल्लंघन होता है तो उसमें क्या उपचार है, ये पूछना चाह रहे हैं सर। जी, उसमें ब्रीच की एप्लीकेशन फाइल होती है, ये बहुत कंट्रोवर्शियल रहता है डोमेस्टिक वायलेंस में हमेशा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न जो है वो पैनल एडवोकेट्स की तरफ से ही आया होगा कि क्योंकि 100% ऑर्डर्स तो हो जाते हैं, सारे ऑर्डर्स हो जाते हैं, प्रोटेक्शन ऑर्डर हो जाता है, वित्तीय आदेश हो जाता है, प्रतिकर आदेश हो जाता है, कस्टडी ऑर्डर हो जाते हैं, लेकिन जब उसका ब्रीच हो जाता है
तो उसकी रिलीफ के लिए समझ में नहीं आता है। तो जहां तक भरण पोषण का आदेश हुआ है, तो जिस तरीके से उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है कि जिस तरीके से 125 के केस में कार्रवाई होती है वसूली की, बिल्कुल उसी भांति इसमें जेल तो नहीं भेजा जा सकता है, बट दूसरे तरीके के आदेश हो सकते हैं, न्यायालय कर सकती है उनको। और इस एक्ट के अंतर्गत ये भी लिखा हुआ है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत न्यायालय को अपनी स्वयं की प्रक्रिया निर्धारित करने की भी शक्ति प्राप्त है और वसूली की कार्यवाही भी कर सकते हैं। चूंकि ये क्वासी क्रिमिनल है, तो गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर सकते हैं। जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं उस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं और वसूली की कार्रवाई कर सकते हैं। और प्रोटेक्शन ऑर्डर में थाने को निर्देश दे सकते हैं कि इसको प्रोटेक्शन ऑर्डर दिलाया जाए, क्योंकि जब भी प्रोटेक्शन ऑर्डर होता है तो उस प्रोटेक्शन ऑर्डर की एक कॉपी जो है वो संबंधित थाना के प्रभारी को जाती है। तो कभी भी आप ध्यान रखें, अगर न्यायालय ने आदेश किया है तो आप न्यायालय को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस आदेश की एक प्रति उस जुरिडिक्शन जहां पर वो रिस्पोंडेंट रहता है, नॉर्मली क्या होता है कि उस आदेश की प्रति जो है वो विक्टिम के जुरिडिक्शन वाले थाने को भेज दी जाती है, बट आवश्यक ये है कि वो रिस्पोंडेंट के जुरिडिक्शन वाले थाने को भेजी जाए। विक्टिम वाले में भी भेजी जा सकती है, बट रिस्पोंडेंट के जुरिडिक्शन वाले थाने को जरूर भेजी जाए, ताकि उसको वहां से उसको प्रोटेक्शन प्राप्त हो सके। तो न्यायालय उसमें आपको प्रोटेक्शन दिला सकती है और आप उसमें एप्लीकेशन, सिंपल, जरूरी नहीं आप कोई उसमें धारा मेंशन करें, बट आप उसमें कार्रवाई फाइल कर सकते हैं, कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं ब्रीच के लिए। कंक्लूडेड? हो गया? जी जी हो गया। तो मनोज, हाँ क्या बोलना है? कुछ बोल दो, कंक्लूड करो। जी जी, थैंक यू सो मच। आप इतने बड़ी संख्या में सभी लोग उपस्थित हुए इस कार्यक्रम में। और जैसा कि पहले वाले सेशन में भी मैंने यही कहा था, अभी भी ये कहूंगी कि सबसे पहले आप ये जो YouTube चैनल है मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का, इसे सब्सक्राइब करेंगे। जितेंद्र, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि सारे पार्टिसिपेंट्स को वो जो हमारा YouTube का चैनल है उसे सब्सक्राइब कराएंगे। और यहाँ आप 70 से 80 लोग उपस्थित हैं, लेकिन ये जो जानकारी है 70-80 लोगों में सीमित ना रहे, इसके लिए आवश्यक ये है कि उस YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोग जो है सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो सेशन है जब YouTube पर अपलोड हो तो वो पूरे जन सामान्य के लिए पब्लिकली जो है वो उपलब्ध रहे। क्योंकि जैसा पहले भी जिस मंशा के साथ ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन साहब की मंशा के अनुसार, कि सोशल मीडिया को हम जो है जागरूकता का प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, क्योंकि आज के टाइम में मैक्सिमम लोग अपनी समस्याओं का निराकरण ऑनलाइन माध्यम से, गूगल और यूट्यूब के माध्यम से ही करते हैं। अगर किसी को किसी भी समस्या का निदान चाहिए, आपका सर दर्द कर रहा है, तो आप यूट्यूब पर टाइप करते हैं कि सर दर्द का इलाज क्या है, घरेलू उपचार क्या है, या गूगल पे टाइप करते हैं। तो उसी दृष्टि से अगर आपको कोई लीगल क्वेरी है और वो लीगल क्वेरी आप खुल के सामने नहीं रख पा रहे हैं, तो वो यूट्यूब पर हमारे मंच के माध्यम से वो क्वेरी जो है वो जन सामान्य के लिए उपलब्ध रहे। इसी मंशा के साथ ये कार्यक्रम आरंभ किया गया है। तो आप इसे मैक्स टू मैक्स सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मैं माननीय सदस्य सचिव महोदय का भी इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने अपने व्यस्त शेड्यूल में उपस्थित होकर हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान किया। आदरणीय अतिरिक्त सचिव महोदय को भी की भी आभारी हूँ कि उन्होंने भी काफी व्यस्त शेड्यूल से उपस्थित होकर हम सभी को समय प्रदान किया। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज के इस कार्यक्रम में पैरालीगल वॉलेंटियर्स, पैनल एडवोकेट्स, मुझे लगता है लीगल एड डिफेंस काउंसिल के प्रतिनिधि भी होंगे, हैं उपस्थित। तो अब ऐसी स्थिति में जब हमारे पास डिफेंस काउंसिल का सिस्टम इफेक्टिवली काम करने लगा है, तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि लीगल सर्विसेज की जो एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज को लेकर के हम पब्लिक पे जाएं। इसी एक्ट को हम देखते हैं अगर, तो इसमें कई जगह इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति या महिला, ये महिला से संबंधित इसमें प्रावधान है कि उसके अगेंस्ट कोई हिंसा होती है, घरेलू हिंसा, तो उसको इसमें रिलीफ मिलता है। तो हमें लीगल सर्विसेज के माध्यम से उसे फ्री लीगल एड देते हुए सारी कार्रवाइयां उसकी ओर से कराई जानी है। आप लोग इस एक्ट को देखेंगे तो कई जगह इस तरह के प्रावधान हैं। यहाँ तक कि एप्लीकेशन फाइल करने की बात ही तक नहीं सीमित है वो,
अगर उसके पक्ष में कोई आदेश हो गया है, जैसे प्रोटेक्शन ऑर्डर हो गया, मॉनेटरी रिलीफ की बात हो गई, और भी जो रिलीफ इसके फेवर में हो रहे हैं, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना भी एक आवश्यक ये कदम है। अन्यथा वो आदेश केवल एक पेपर बन के रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है कि उस बारे में भी लोगों को अवेयर करते हुए उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, इस पर उनको जागरूक करें और उसके लिए सहायता उपलब्ध कराएं। आज के इस कार्यक्रम से निश्चित रूप से जो घरेलू हिंसा से संबंधित जो हमारे सामने समस्याएं आती हैं, उस पर एक अवेयरनेस की स्थिति बनी है, हम उससे अवेयर हुए हैं और आगे चल के इस तरह के कार्यक्रम हम अन्य जिलों में भी कर रहे हैं। तो विभिन्न विषयों पर, इस तरह की चीजों पर हम बात कर रहे हैं और जैसा मैडम ने कहा कि इसका उद्देश्य जन सामान्य तक हर विधिक बिंदु पर उन्हें इस जानकारी हो सके, इसका उद्देश्य यही रहा है। इस कार्यक्रम से भी न केवल बालाघाट बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में यूट्यूब के माध्यम से लोग अवेयर होंगे। जो आपकी समस्याएं आई थी, जो उसके संबंध में जो हमारे यहाँ से आंसर्स दिए गए, उससे लोग लाभान्वित होंगे। थैंक यू।